मैं एक गांव का रहने वाला हूं। छोटा सा गांव है बगिया, करीब आज 2,500-3 हजार की आबादी होगी और छत्तीसगढ़ प्रदेश का आखिरी पूर्वी जिला जसपुर है, वहां पर एक गांव है। और वैसे तो हमारा परिवार शुरू से राजनीतिक रहा है। हमारे दादाजी स्वर्गीय सरदार बुधनाथ साय जब देश आजाद हुआ सन 1947 में, और उस समय सीपी बरार सरकार थी। अच्छा। नागपुर राजधानी थी। तो 1947 में विधायक मनोनीत हुए थे। तो हमारे दादा स्वर्गीय बुधनाथ साय जी वो मनोनीत विधायक हुए थे। मध्य प्रदेश था तब जी, सीपी बरार सरकार थी। हाँ, मध्य प्रदेश तो 1956 में बना। जी जी, ये 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, उस समय नागपुर राजधानी होती थी जो आज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, हाँ। जी जी। और मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। हाँ। जी, और 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना। तो ये सीपी बरार सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुधनाथ साय जी मनोनीत विधायक थे। उसके बाद हमारे 2 और बड़े पिताजी ताऊ वो विधायक बने। एक स्वर्गीय केदारनाथ साय जी, एक स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी। और स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी 77 में, जहाँ से मैं 4 बार सांसद रहा रायगढ़ से, वहाँ से वो भी सांसद रहे। और मोरारजी भाई देसाई की सरकार में वो भी सेंट्रल में मिनिस्टर थे। जनता पार्टी, जी, जनता पार्टी से वो मिनिस्टर थे। और 1990 से फिर लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से विधायक, सांसद और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दायित्व है। आप बीजेपी में कैसे आए? पहले आरएसएस के साथ भी आपके ताल्लुक थे ना? जी, हाँ। हमारा परिवार जनसंघी परिवार था। और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी और हम पढ़ाई छोड़ के घर में बैठे तो बीजेपी ज्वाइन किए। पढ़ाई हमको छोड़नी पड़ी क्योंकि हम जब 10 साल के थे, मात्र 10 साल के थे, तो पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया था। उनका देहांत हो गया था। और चूंकि घर में 4 भाइयों में हम बड़े थे और हमारा छोटा भाई तो इतना छोटा था, वो 2 महीने का था, वो पिताजी का चेहरा भी देख नहीं पाया था। और अचानक पिताजी का निधन हो गया। और चूंकि मैं परिवार में बड़ा था और हम लोग की फैमिली बड़ी फैमिली है, तो 12 गांव में फैमिली है, तो हमारे पिताजी को अलग गांव मिला हुआ था, तो अलग ही हम लोग रहते थे। तो परिवार का देख रेख करने वाला कोई था नहीं। परिवार में विधवा माँ थी और एक दादी माँ थी। तो हमको तो उस समय लगता नहीं था कि हम कभी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे या इस पद पर आएंगे। हमको तो लगता था कि हमको तो घर ही में रहना है, खेती किसानी करना है। और इसलिए बीच में पढ़ाई छोड़ के पहले हमारी एक दादी माँ थी, तो वो थोड़ा काम वाम संभाल लेती थी, लेकिन बाद में वो भी बीमार हो गई। तो मजबूरी में हमको पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपना परिवार के देखरेख के लिए, खेती बाड़ी के देखने के लिए। और फिर बीजेपी में कैसे आए आप? उस समय हमारे गांव में भी बीजेपी के नेता थे और क्योंकि हमारा परिवार शुरू से जनसंघी था, तो हमको बीजेपी में ज्वाइन कराया। और उसी साल पंचायत का चुनाव भी हो रहा था। तो गांव वाले हमको पंच बना दिए। फिर 5 साल हम पंच रहे। तो चूंकि पंचायत में हम सबसे थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे, युवा भी थे, तो 5 साल लोगों ने हमारा काम देखा। तो अगला जब पंचायत का चुनाव आया तो सबने कहा कि अगर सरपंच बनोगे तो निर्विरोध सरपंच बना देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरपंच ही क्यों, सारे वार्ड भी आप निर्विरोध करो, पंच निर्विरोध करो। तो एक वार्ड में मात्र चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारा आदमी जीता था। तो इस तरह से निर्विरोध सरपंच भी हम रहे। तो आपका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। सरपंच बनना क्या आसान था, मुश्किल था? सरपंच क्या आदिवासी उस वक्त इट वाज कॉमन कि आदिवासी परिवार के लोग सरपंच बन सकते थे? देखिए, उस समय चूंकि ये शेड्यूल 5 एरिया है, तो सरपंच
तो आदिवासी से ही अच्छा। बनना है। छत्तीसगढ़ में आज कुल 146 ब्लॉक हैं, जिसमें से 85 ब्लॉक ट्राइबल हैं। तो उसमें जो भी सरपंच होंगे या ब्लॉक के चेयरमैन ट्राइबल ही होंगे होंगे। वो आदिवासी ही होंगे। अच्छा, तो मतलब रिजर्वेशन है वो। तो आपका मार्गदर्शक कौन था? हमने अभी वीडियो में देखा था कि जुदेव साहब के साथ आपके फोटोज थे। आप उन्हें जानते थे? वो आपके मेंटर थे? जी जी बिल्कुल। हाँ। क्या था, देश की आज़ादी के पहले राजतंत्र था और जसपुर रियासत है वहाँ पर। तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी वहाँ के राजकुमार थे और 5 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा से और 2 बार लोकसभा से, और अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। तो हमारे पुरखे उनके यहाँ मंत्री थे राजतंत्र में। अच्छा। तो इस तरह से कई पीढ़ियों का उनसे लगाव था, पिछले कई पीढ़ियों से उनसे संबंध था और हम अच्छे से उनको जानते भी थे। और आज वो हमारे राजनीति के आदर्श भी हैं। तो एक तो वो हमारे राजनीतिक गुरु हुए, ये कि अभी जो लघु फिल्म में एक और चित्र देखे पंडित देवकी महाराज का, बालकृष्ण शर्मा, तो वो दिलीप सिंह जुदेव जी के भी राजनीतिक गुरु थे। इतने पुराने वो जनसंघी थे, मीसाबंदी थे, इमरजेंसी में 19 महीना जेल काटे थे। तो उन्होंने दिलीप सिंह जुदेव जी को भी राजनीति सिखाई थी और हमको भी सिखाई थी। तो इस तरह से कहना चाहिए कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव और स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा, ये दोनों हमारे राजनीतिक गुरु रहे। जब आप मुख्यमंत्री बने, आपके पहले मीडिया इंटरैक्शन में आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि मोदी की गारंटी जो है उन्हें पूरा करना, और आपने कहा कि 18 लाख घर बनाएंगे गरीबों के लिए। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि तब से लेके अब तक कितना आप कर पाए हैं? देखिए, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न और इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया। उसके बाद पहली सरकार यहाँ पर बहुमत के आधार पर कांग्रेस की बनी, और 3 साल के बाद जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। इसके पहले यहाँ पर लोग भूख से मर भी जाते थे, बच्चे भूख से उपवास होते थे, गरीबों को यहाँ पर कोदो कुटकी खाना पड़ता था, महुआ खाना पड़ता था, महुआ को उबाल के खाते थे, और कभी कुछ भी नहीं मिलता था तो उपवास भी सोना पड़ता था बच्चों को। लेकिन जब पहली बार विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताई तो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, तो सबसे पहले उन्होंने मतलब गरीबों का जो भूख था उस पर चिंता किया, और पहले 3 रुपया किलो में, फिर 2 रुपया किलो में, फिर बाद में 1 रुपया किलो में अनाज देना शुरू किया। तो आज किसी भी तरह का भूख का यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बात नहीं है। तो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हुआ। उसके बाद 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई और एक बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला। 70-71 सीट उनके पास थी और उन्होंने 2018 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, और इनको 5 साल पूरा शासन करने का समय भी मिला। लेकिन 36 वादे में एक भी वादा वो 100% पूरा नहीं कर पाए, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। अनेकों स्कैम हुआ यहाँ पर, कोयला का हुआ, शराब का हुआ, डीएमएफ का हुआ, आपका महादेव सट्टा, ये सब हुआ। और जब 2023 का विधानसभा का चुनाव आया तो चूंकि 5 साल कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी भी किया था, छत्तीसगढ़ की जनता से विश्वासघात भी किया था, इसलिए पुनः छत्तीसगढ़ की जनता का
विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागा और हम लोगों को पहले से भी ज़्यादा 54 सीट से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताई। वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ और आज 1.25 साल 1.5 साल से हमारी यहाँ पर सरकार है। तो 2023 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो 18 लाख लोग गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे 5 वर्षों में, सिर्फ और सिर्फ उस समय की सरकार की इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र की सरकार को चला जाएगा, इसलिए उसको लागू नहीं किए थे। तो वादा था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट में पास की और जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग किए। और आज 1.25 साल 1.5 साल में भारत सरकार की तरफ से करीब 14 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 30 मार्च को आए थे तो एक साथ 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया था। तो आज 14 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई है। अभी 2 दिन पहले माननीय पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि आपका आवास प्लस का कितना बाकी है। हमने कहा करीब 4 लाख बाकी है। तो अभी वो फिर तत्काल में इसी महीने 3 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हम लोग को फिर देने वाले हैं। फिर अभी आवास प्लस का सर्वे हो रहा है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास प्लस यानी कि और बनाएंगे। हाँ। अच्छा। इस साल के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास का फिर प्रपोजल रखे हैं। तो फिर आवास प्लस में फिर हम लोगों को लक्ष्य मिलेगा प्रधानमंत्री आवास का। जी, मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने घोटाले का जिक्र किया। भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टेबाजी का जो ऐप है उस घोटाले से जुड़ा है और अब FIR भी उनके नाम से आया है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जो है उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहती है और ये सब एक षड्यंत्र है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इनका ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। आज 5 वर्षों में जो भी घोटाले हुए हैं सबकी जांच हुई है। कोयला घोटाला में उनके लोग जेल के अंदर में हैं। शराब घोटाले में उनका जो आबकारी मंत्री थे वो स्वयं जेल के अंदर में है। DMF घोटाला उसमें भी उनके लोग अंदर हैं। और महादेव सट्टा ऐप में उनके ऊपर में प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। तो इस तरह से सभी में अगर ये सब बात झूठी है तो उनके लोग जेल के अंदर में क्यों नहीं है, उनका बेल क्यों नहीं हो रहा है। तो ये उनका कहना सरासर गलत है कि मतलब उनके ऊपर ये सब अन्याय हो रहा है। वो कहते हैं कि ये जो सारे घोटाले हैं, आपने जैसे कहा कि शराब घोटाला, ऐप घोटाला, जो भी है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, शराब घोटाले की जहां तक बात है, उनके समय में हर शराब दुकान में 2 काउंटर होते थे। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था और एक काउंटर का हिसाब किताब उनके नेताओं के पास जाता था। और उस समय राजस्व इस प्रदेश को करीब 5,000 करोड़ के आसपास आता था। और जब हम लोग सारा लीकेज बंद कर दिए तो आज वही राजस्व आज 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। 10,000 करोड़ से ऊपर हो गया हमारे प्रदेश का। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी शराब बिकती थी, इस समय भी शराब बिकती थी, लेकिन उस समय प्रदेश को राजस्व के रूप में 5,000 करोड़ मिलता था, आज 10,000 करोड़ मिल रहा है। और ये 10,000 करोड़ किस में आप इस्तेमाल करते हैं? ये जनता के हित में, छत्तीसगढ़ के विकास में इस पैसे को लगा रहे हैं। चलिए विकास की बात करते हैं। आपकी सरकार ने एक नारा दिया था, सुशासन से समृद्ध हो रहा छत्तीसगढ़। पिछले 1.5 साल में राज्य कितना समृद्ध हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, सुशासन की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। आज करीब 1.25 साल 1.5 साल में ही हम लोग करीब 300 से ऊपर रिफॉर्म किए हैं। जैसे आपका कोयला परिवहन पहले ऑफलाइन होता था,
उसको हटा के हम लोग ऑनलाइन कर दिए। पहले कोयला में 25 रुपया प्रति टन नहीं देने से टीपी जारी नहीं होता था, ये सबको हमने हटा दिया। उसी तरह से शराब में एफएल ट्रेन था, जो भी भ्रष्टाचार का एक जरिया था, उसको भी हटा दिए। तो ई गवर्नेंस पर हम लोग जोर दे रहे हैं और जहां भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश थे वो सबको हम लोग हटा रहे हैं और पूरा पारदर्शिता के साथ शासन चला रहे हैं। जी, नए रायपुर में बैठे हम, जब भी नया शहर बनता है या फिर अगर विकास की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया है? देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, वैसे तो मैंने पहले ही कहा कि जब 15 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय भी छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ था। हमारे गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े थे और उस समय भी नेशनल हाईवे वगैरह का काम हुआ था। लेकिन जब अभी हम लोग 1.25 साल 1.5 साल से सरकार में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से एनएच के सेक्टर में बहुत पैसा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 20,000 करोड़ रुपया आदरणीय गडकरी जी ने यहाँ के लिए स्वीकृत किया है, उसके पहले भी उन्होंने किया है। और आज लगातार यहाँ पर एनएच भारतमाला का भी सीधे रायपुर से विशाखापट्टनम, रायपुर से धनबाद, ये सब भारतमाला में बन रहा है। रेलवे के सेक्टर में जहाँ पहले करीब आज पहले के बजट से 26 गुना ज्यादा आज करीब 47,000 करोड़ का परियोजना रेलवे के सेक्टर में यहाँ पर चल रहा है। तो पहले से 26 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो आज हमारा रायपुर से जगदलपुर, रायपुर से अंबिकापुर, रायपुर बिलासपुर, ये सब एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ा है। आप छत्तीसगढ़ का इमेज कुछ चेंज कर रहे हैं। पहले इसे राइस बोल कहा जाता था, अब आप इसको एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं, आईटी हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं और क्या ये तीव्र गति से हो सकता है? क्योंकि इसके लिए एंसिलरी प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होते हैं। जो आईटी इंजीनियर्स हैं वो सब यहाँ पर हैं आईटी पार्क के लिए, अगर उसे सफल बनाना है तो। जी, हमारा एक छत्तीसगढ़ राइस बोल तो है। यहाँ के 80% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। तो कृषि के सेक्टर में भी उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा नक्सलवाद से ग्रसित है, तो बाहर एक जो छवि बनी थी छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, बाहर के लोगों को ऐसा लगता था कि पूरा छत्तीसगढ़ ही नक्सलवाद से ग्रसित है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब हम लोग लगातार 1.25 साल में जिस मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं और डबल इंजन सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प है, अमित शाह जी का, कि आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और जिस तेजी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। तो अब हम यहाँ जहाँ पर गोली की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, अब हम विकास का शंखनाद यहाँ पर मतलब हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं और हमारा उद्योग विभाग, हमारे उद्योग मंत्री, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करके, राय मशुरा करके नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं। इसमें एसटी, एससी, महिलाओं को, दिव्यांगजन को और जो नक्सली समर्पित लोग हैं, ऐसे लोगों को बहुत प्राथमिकता दिया गया है। हमारे एसटी, एससी के उद्यमियों को उद्योग के लिए 1 रुपये एकड़ में जमीन मुहैया कराने का भी हमारे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है। सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं, एक बटन दबाते के साथ उनको सारा दस्तावेज उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं और लाने के बाद हम लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर इसमें सबमिट कर चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से उद्यमी बहुत प्रभावित भी हैं। और मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि
करीब 4.5 लाख करोड़ का हम लोगों को निवेश का प्रस्ताव मिल भी चुका है। और कल ही हम लोग यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का एक उद्योग का भूमि पूजन भी कल ही किए हैं। और एनर्जी के सेक्टर में 3 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिला है। तो आगे उद्योग के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और हम लोग उद्योग को मतलब उसमें रोजगार को जोर दे रहे हैं जी। हाँ, कि इसमें 1,000 करोड़ का कोई इन्वेस्ट लाएगा या 1,000 रोजगार उपलब्ध कराएगा, उनको और छूट हमारे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है। तो रोजगार पर उद्योग पर हम लोग जोर दे रहे हैं। हमारे बेटा बेटियों को रोजगार उपलब्ध कराना भी पड़ेगा, कहे कि सरकारी नौकरी कोई भी सरकार होगी तो उसका भी एक हद है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। आपने एक बहुत खास बात कही कि एक इमेज होता है छत्तीसगढ़ का, एक तरफ तो कि राइस बोल है, एग्रीकल्चर है, दूसरी तरफ आईईडी ब्लास्ट, नक्सलिज्म, इसको लेकर एक इमेज बना हुआ है। जो नक्सल सरेंडर पॉलिसी है उस पर आप कुछ बताएंगे कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्या है, और ये जो नए किस्म का जो सरेंडर पॉलिसी है जो इमीडिएटली उनको मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ने के लिए जो सरेंडर करना चाहते हैं। और कुछ मैंने ये भी सुना है कि कुछ पैम्फलेट्स वगैरह पुलिस को मिले हैं जहां पर वो लोग जो कुछ नक्सली हैं वो कह रहे हैं कि हमें बातचीत करना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए सरकार के साथ। आपको कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि जो कुछ बचे कुचे नक्सली हैं आपके राज्य में वो अब मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सरकार आते के साथ ये आह्वान किए नक्सलियों से कि आप ये गोली और हिंसा की बात छोड़िए और संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आपके साथ न्याय करेगी और उसका परिणाम भी निकला। हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी, उनको हम कई प्रदेशों में भेजे भी कि वहाँ की पुनर्वास नीति कैसे है। आसाम वगैरह गए और वहाँ से होके आए और फिर यहाँ पर नई पुनर्वास नीति हम लोग तैयार किए उसमें और उसका परिणाम है कि आज करीब 1314 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार से बोल के स्वीकृत कराए हैं और जिला हेडक्वार्टर में उनको रखते हैं, तो वहाँ पर उनका स्किलिंग का भी काम कर रहे हैं। स्किलिंग अच्छा। उनका कौशल विकास, ताकि वो किसी न किसी रोजगार से जुड़े। फिर उनको पर ये जो स्किलिंग होती है इन्हें सोसाइटी के बीचों बीच होता है इनकी स्किलिंग, या फिर जेल में या कहीं और उन्हें अलग करके फिर उनकी स्किलिंग होती है? कैसे होता है ये? उनके लिए भवन वहाँ पर है, शासकीय भवन ही है। वहीं पर हम जहाँ उनको रखे हैं उन्हीं के नजदीक में कहे कि उनको तुरंत गांव भेजना तो संभव नहीं हो पाता है, कहे कि उनको खतरा रहता है, तो एक निश्चित जगह में ही उनको रखते हैं और वहीं स्किलिंग करा रहे हैं। और क्या वो वापस गांव जाते हैं अपने गांव? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, कुछ सालों बाद जाएंगे, लेकिन अभी तत्काल में भेजना भी ठीक नहीं है। लेकिन जब अगले साल 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगे तब तो कोई भय रहेगा ही नहीं। कोई टाइम पीरियड होता होगा ना कि उनका जो जब वो सरेंडर करते हैं, स्किलिंग होती है, उसके बाद सोसाइटी में वापस जाते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई जा नहीं रहे थे। अच्छा। अनेक उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शहरों में ही रहते हैं डर से। कहे कि उनके ऊपर में मुखबिरी का इल्जाम लगता है और उनको जान से मारने का काम एक नक्सली करते हैं, इसलिए ऐसे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं गांव। तो वो शहरों में ही रहते हैं? शहरों में रहते हैं। तो वहीं पर उनका हम लोग स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं। फिर उनके लोगों को नौकरी भी देते हैं, 4th क्लास 3rd क्लास में नौकरी भी देते हैं जैसा उनकी योग्यता होती है। फिर पैसा भी मिलता है। तो इस तरह से उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। आपने कहा कि कुछ अफसरों को आप दूर दराज इलाके में भेजते हैं वहां से बात करने के लिए, नक्सलियों से या फिर गांव के लोगों से बात करने के लिए। क्या आप समझते हैं कि अब कुछ ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं जहां पर नक्सलियों का प्रभाव है या कम होता जा रहा है? क्या 2026 तक वो टारगेट अचीव कर सकते हैं? देखिए, नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ में भी अंतिम सांस ले रहा है। अब बहुत कम
बचे हैं। इस 1.25 साल 1.5 साल में करीब 359 नक्सली मारे गए हैं और बड़े बड़े इनामी और हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इनकी संख्या बहुत कम रह गई है और लगातार अब आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या मतलब बढ़ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। जी, जब जो नक्सली परिवार हैं, परिवार में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बंदा जाता है एक परिवार से, जो बाकी लोग हैं उनके बच्चे वगैरह हैं, क्या उन पर प्रभाव पड़ता है? क्या कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? देखिए, अभी तो पहले तो बाध्य किया जाता था हर परिवार को कि आप अपने परिवार से हाँ, वही मैं पूछना एकाध हाँ। बच्चा को दे दो, हाँ। ये बाध्य किया जाता था। हाँ। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। काहे कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से लोगों का विश्वास, जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ भी रहे हैं और उस क्षेत्र में जो विकास का काम कर रहे हैं, एक नियद नीलानार योजना शुरू किए हैं। ये गोंडी भाषा में है नियद नीलानार, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। तो सुरक्षा कैंप खुलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां से नक्सली भाग जाते हैं, कहे कि उसमें हमारा फोर्स का कब्जा हो जाता है। और नियद नीलानार योजना के माध्यम से वहां पर सरकार की योजनाओं को हम लोग पहुंचा पाते हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, वहां का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वहां के जो स्कूल बंद पड़े हैं उसको खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा विश्वास जनता का सरकार के साथ कायम हुआ है। पहले ऐसा था कि वो लोग नक्सलियों पर ज्यादा विश्वास करते थे बनिस्पत मतलब सरकार। लेकिन जिस तरह से सरकार की गतिविधि है पिछले 1.25 साल 1.5 साल से, जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, तो उससे जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले समय हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। एक बस्तर ओलंपिक कराए थे, तो उसमें 1,65,000 18 साल और 35 साल के युवा लोग पंजीयन कराए थे और उसमें आधी संख्या महिलाओं की थी, मतलब हमारी बेटियों की थी। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। उसी तरह से अभी बस्तर पंडुम कराए थे। बस्तर के लोगों की संस्कृति, उनका रहन सहन, वेशभूषा, उनका नृत्य गायन, ये सबको लेके एक कार्यक्रम कराए थे, जिसमें करीब 47,000 लोग भाग लिए। और दोनों का मतलब बस्तर ओलंपिक का भी और बस्तर पंडुम का भी, दोनों का समापन माननीय गृह मंत्री जी किए। तो ये दोनों कार्यक्रम इतना हम लोग का सफल रहा और इस बात का एक प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि बस्तर का नाम टूरिज्म के साथ जुड़ना एक बहुत खास बात है, लोग शायद जानते नहीं हैं। एक समय बस्तर का एक हिस्ट्री हुआ करता था टेररिज्म को लेके या उग्रवाद को लेके या नक्सल को लेके, और अब आप टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म पे आ जाते हैं हम। छत्तीसगढ़ इतना खूबसूरत राज्य है, यहाँ पर टूरिज्म को आप देश की मुख्य धारा में, मतलब हम जब टूरिज्म की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते इस देश में? और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप फेयर्स या सेमिनार्स करेंगे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? और फिर टूरिज्म से जो लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो या फिर हेल्थ टूरिज्म जैसे केरला में करते हैं, वैसे आप इस राज्य में क्या कर सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरा बस्तर स्वर्ग हो जाएगा और हमारा जो सरगुजा संभाग है वहाँ भी अपार संभावनाएं हैं। काहे कि यहाँ पर एक तो 44% फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में तो बहुत घना अबूझमाड़ का जंगल भी है और वहाँ पर अनेकों जलप्रपात हैं, चित्रकूट जलप्रपात, और वहाँ पर गुफाएं हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी
बस्तर का ही एक गांव है धुड़मारास, जिसको यूनेस्को ने लिया है। हमारे गौरव की बात है। और हम लोग अपने प्रदेश में पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं और अपार संभावना है यहाँ पर। और यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म, आपका वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, आध्यात्म के क्षेत्र में भी यहाँ पर कई देवियों का मंदिर है, भोरम देव भगवान है। तो ये सबको लेके भी टूरिज्म की अपार संभावना है और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और कल ही हम इस पर एक लंबा चौड़ा बैठक भी लिए हैं कि क्या क्या टूरिज्म के सेक्टर में छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। और भारत सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं और भारत सरकार का भी जो प्रसाद योजना है, आपका स्वदेश जनदर्शन योजना है, इस सब का भी लाभ मिल रहा है। हम लोग आगे बहुत इसको बढ़ाने वाले हैं, कहे कि इससे बहुत रोजगार बढ़ने वाला है। एक होम स्टे को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। होम स्टे कहे कि फॉरेनर बहुत उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं यहाँ पर, तो होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उनको भी हम पहले ही बताए हैं कि टूरिज्म को हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं, तो होम स्टे के लिए भी उनको सुविधाएं। पर होम स्टे के साथ लोग ये भी चाहते हैं कि सुरक्षित जगहों में ही होम स्टे हो। अगर कोई इलाका आप कहें कि हाँ यहाँ पर अब नक्सल नहीं है, पर अगर एक इमेज बन जाता है ना कुछ इलाकों का कि हाँ इस इलाके में नक्सलिज्म बहुत ज्यादा था एक समय में। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो रही है कि नक्सलवाद बिल्कुल सिमट रहा है जी, और अंतिम सांसें नक्सलवाद ले रहा है। लोगों को जानकारी है और अब कुछ ही दिनों के लोग मेहमान हैं, उसके बाद पूरा हमारा छत्तीसगढ़ आबाद होने वाला है, नक्सलवाद से मुक्ति जरूर मिलेगी। और फिर एक और खबर जो छत्तीसगढ़ से हमेशा निकलती है माइनिंग माफिया के बारे में और उनके रिलेटेड वायलेंस के बारे में, पत्रकारों पर हमला, ये सब ऐसे नेगेटिव स्टोरीज भी आती हैं छत्तीसगढ़ से। देखिए, वैसे खनिज संपदा के मामले में भी छत्तीसगढ़ बहुत रीच है। यहाँ पर आयरन ओर प्रचुर मात्रा में है, कोयला है, टीना के हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं। यहाँ गोल्ड भी है, डायमंड भी है, लिथियम का भी यहाँ पर ब्लॉक ऑक्शन हुआ है, बॉक्साइट है यहाँ पर। तो इस तरह से प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज संपदा भी है, उस पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। और आपने बात कही माइनिंग माफिया, हाँ, माइनिंग माफिया की जी। तो अब वो ऐसा नहीं है। पहले अब हम लोग सब में सुशासन स्थापित कर रहे हैं, तो अब सब ठीक हो रहा है, सब पूरा। और पत्रकारों पर जो हमला है उस पर, हाँ, पिछली सरकार में पत्रकारों के साथ हमला हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन अभी बिल्कुल हमारी सरकार उनको प्रोटेक्शन दी है। अभी किसी तरह से उनको कोई यहाँ भय खतरा नहीं है। मैं कुछ पॉलिटिकल सवालों पे आती हूँ। वक्फ बिल को लेकर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है यहाँ पर जनजातीय लोग बहुत हैं, तो वक्फ बिल में इसके तहत कुछ है प्रोटेक्शन जनजातीय इलाकों में वक्फ का असर ना हो ऐसे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ है, उससे बड़ा लाभ होगा हमारे जनजातीय इस प्रदेश को। कहे कि हम लोग शेड्यूल 5 एरिया में हैं, तो अब हमारी जमीनें, हमारे जनजातीय लोगों की जमीनें अब सुरक्षित हो जाएंगी। अब वक्फ बोर्ड अपना इनकी जमीन को अपना संपत्ति नहीं बना पाएगा। मुख्यमंत्री जी, जो जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे प्रार्थना सभाएं होती हैं जहां पर लोगों को एंथुजियाज्म में शायद, या फिर उनको ब्राइबरी के जरिए, या फिर एनजीओज जो हैं वो कुछ पैसे देकर उनको उनका धर्म बदलाव करते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें कि क्या आप ऐसी जो सभाएं होती हैं इन पर आप नियंत्रण लगा सकते हैं या लगा रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक जैसा है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जसपुर जिले से आता हूँ,
तो वहाँ मिशनरीज हावी हैं और पहले जनजातीय समाज का खूब धर्मांतरण वो लोग कराते थे। जब भूखमरी होती थी, गरीबी होती थी, तो उसका लाभ लेकर उनको कुछ भोजन, और उस समय अमेरिका का गेहूं आता था, शायद वहाँ का रिजेक्टेड गेहूं रहता था, तो आता था, उसको देते थे। दलिया तेल देते थे, वहाँ के पुराने कपड़े आते थे, और चूंकि गरीबी थी तो उसका फायदा उठाकर जनजातीय समाज का धर्मांतरण करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि हम लोग सरकार में आए तो ये भूखमरी भग गई, तो अब इन्होंने धर्मांतरण का दूसरा रास्ता अपनाया। अब चंगाई, ये लोग चंगाई सभा करते हैं, और चंगाई के माध्यम से अब कहीं ना कहीं वनवासियों का, जनजाति लोगों का धर्मांतरण तो अब रुक गया, कहे कि उनका मेन अशिक्षा और भूखमरी के कारण ही होता था। लेकिन अब दूसरे वर्गों में ये धर्मांतरण हो रहा है। कैसे? क्या करते क्या है? अब चंगाई ये लोग चंगाई सभा करते हैं। हाँ। और बड़ी बड़ी बीमारी को पानी वानी पिला के ठीक करने का ये लोग ढोंग करते हैं। तो ये सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं या और किसी धर्म के भी आते हैं? नहीं, ये तो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं। हाँ। और वो तो कैसे ये एनजीओ के माध्यम से होता है? का चंदा कहाँ से आता है? अब हमको लगता है कि जिस तरह से विदेशों से खूब पैसा हेल्थ एजुकेशन के नाम से आता है, तो ये लोग उसमें से पैसा निकाल के धर्मांतरण में लगाते हैं। कहे कि हमारी जानकारी में बहुत पेड वर्कर हैं जो मतलब धर्मांतरण में लगे हुए हैं। और मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, और जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी की हमने बात की, वो घर वापसी कार्यक्रम चलाए थे। वो राज परिवार से होते हुए भी अपने हाथ से लोगों का पैर धोते थे, कन्वर्टेड लोगों का, और पूजा वो पाठ। वीडियो उनके काफी वायरल होते थे उस समय। जी। उन्होंने ही स्टार्ट किया था। हाँ, शायद उन्होंने वो घर वापसी कार्यक्रम स्टार्ट किया था, और लाखों लोगों को अपने हाथ से उनका पैर धो के फिर हिंदू बनाए। कहे कि हम 25 साल उनके साथ काम किए, तो इस तरह से वो क्षेत्र बचा। आप भी उन कैंपों में जाते थे? हम भी जाते थे जी। तो आप उनको क्रिश्चियन से हिंदू बनाते थे? जी। जो पहले हिंदू से क्रिश्चियन बन चुके थे? हाँ जी। कितनों को किया होगा आपने ऐसे? लाखों लोगों को किए। हाँ, दिलीप कब सिंह तक किया आपने ये काम? ये उनके जीवित रहते तक किए। अब उनका सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जोदेव जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो ये तो जो धर्मांतरण जो होता है, जो परिवर्तन होता है, क्या वो इलीगल है या फिर वो लीगल है? और ये जो वापस जो घर वापसी होती है, क्या वो जबरन नहीं है? क्या वो स्वच्छ ऑटोमेटिकली होता है या फिर वो लीगल कैसे होता है? प्रोसीजर क्या है उसका? प्रोसीजर है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहला फुसला कर, प्रलोभन देकर, ये अनलीगल है। और जो भी धर्म परिवर्तन करता है, कलेक्टर के सामने अर्जी लगानी पड़ती है, अनुमति मिलने पर ही सब होता है। लेकिन आज ये सब अनलीगल हो रहा है। अनलीगल हो रहा है, कोई ये नियम शर्त पूरी हो नहीं रही है। तो पहले होता था कि आपके बच्चे को एडमिशन दे देंगे स्कूल में, हॉस्टल मिल जाएगा या फिर बाहर नौकरी मिल जाएगी, ऐसे लोभ लालच के चक्कर में धर्म परिवर्तन करते थे। आजकल किस लिए कर रहे हैं? आज भी वही हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज तो उस समय भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण वो सब होता था, लेकिन अब सब चीज हो गया है। शिक्षा का भी व्यवस्था हो गया, भूखमरी भी नहीं है। तो अब कुछ लोग जो आज ये चंगाई के माध्यम से कुछ प्रलोभन, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं धर्म परिवर्तन के। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मैं पूछूंगी कि हेमंत सोरेन जो हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, वो उन्होंने कहा कि बीजेपी जब ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं तो वो सिर्फ रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर्स हैं। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस हो,
ये लोग आदिवासी विरोधी शुरू से ही रहे हैं। और जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी चयन कर रही थी तो उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था। और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन ये भी कांग्रेस से ही अलग हुए। आज उनकी अलग पार्टी है लेकिन आज कांग्रेस के साथ ही सरकार चला रहे हैं, तो दोनों में फर्क नहीं है। और जब राष्ट्रपति बन गई तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अन्य या तो राहुल गांधी हैं, जो खड़गे हैं, और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति करके उनका मजाक उड़ाए थे। और एक लंबा कार्यकाल रहा भारत देश में इनका, 75 वर्षों की आज़ादी में 55-60 साल तक ये लोग राज किए। लेकिन ट्राइबलों लोगों को खाली वोट बैंक इन्होंने समझा, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो जनजातियों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। एक तो देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उसमें विराजमान है। हाँ, वो खरगे जी ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था जी। पर जी कांग्रेस के ही। हाँ, कांग्रेस के जी। हाँ, हाँ, फिर हमको मालूम है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो मैं भी सांसद था, तो पहली बार जनजातीय समाज के विकास के लिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया और उसमें पर्याप्त फंड है और ट्राइबल क्षेत्र का विकास हो रहा है। आज 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आदरणीय मोदी जी ने ही स्थापित किया। आज जो हमारे विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो पीबीटी जी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना और ट्राइबल बाहुल गांव के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किनके बातों में कितनी सत्यता है। मुख्यमंत्री जी, कुछ ऐसे योजनाएं जिनका जिक्र आपने किया, ऐसी योजनाएं कर्नाटका में हुई हैं, तेलंगाना में हुई हैं, हिमाचल में हुई हैं, जिन्हें फ्रीबीज कहा जाता है, जो लोगों को कैश बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इससे जो सरकारी खजाना है उस पर बहुत बोझ पड़ता है। आपके यहाँ भी जो महतारी वंदना योजना है, उसके तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए प्रदान किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी योजनाओं से जो ट्रेजरी है इस पर बोझ पड़ता है और ये सस्टेनेबल नहीं है? देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में संसाधन की भी कमी नहीं है। खनिज संपदा है, वन संपदा है, कृषि भी यहाँ पर है। और पिछली सरकार में जितने भी लीकेज थे सबको हम लोगों ने बंद कर दिया। जैसे हमने शराब की बात की, इनके समय में 5000 करोड़ का राजस्व आता था, आज हम उसको 10 करोड़ कर दिए। इस साल जो जीएसटी कलेक्शन हुआ, हाँ, रिकॉर्ड कलेक्शन हम लोग देश में नंबर 1 में है छत्तीसगढ़। हाँ। तो इस तरह से फिर यहाँ पर आपका माइनिंग में भी रिफॉर्म लाए हैं। तो हर चीज में हम लोग इनकम बढ़ाने का कर रहे हैं। टैक्स में भी इजाफा नहीं किए हैं, लेकिन जो नॉन टैक्सेबल सेक्टर है उसमें भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप कह रहे हैं कि एलोकेशन है, जी, फंड्स हैं? जी बिल्कुल है। तो इससे सरकारी खजाना खाली नहीं हो जाएगा आपके हिसाब से? नहीं होगा जी। आपने एक बार आपने जिक्र किया था कनेक्टिविटी, जब आप कह रहे थे कि गडकरी जी ने एक प्लान बनाया है कनेक्टिविटी के लिए, रोड्स वगैरह बनाएंगे। कनेक्टिविटी जब बात करते हैं तो कुछ डिस्प्यूट्स भी आती हैं, जैसे महानदी का जो डिस्प्यूट है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को लेकर। इस डिस्प्यूट पे अब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग पानी का डिस्प्यूट रहा है। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या ये हल हो सकता है? अभी हाल ही में हम उड़ीसा गए हुए थे, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और चूंकि दोनों प्रदेश में बीजेपी का गवर्नमेंट है तो हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है कि अब ये जो भी जल विवाद है महानदी का,
तो उसको हम लोग अब बैठ के तय करेंगे। कोई कोर्ट में इसका फैसला नहीं होगा और उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा भी चुके हैं। जी, आई थिंक अब मैं कुछ सवाल आई विल आस्क द ऑडियंस। एनी क्वेश्चंस? यहाँ पर जर्नलिज्म के कई स्टूडेंट्स हैं, वो शायद सवाल पूछना चाहते हैं। यस, नमस्कार सर, मेरा नाम समीर मोटवानी है। मैं AF यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स का पत्रकारिता का छात्र हूँ। सर, मेरा सवाल है कि हम युवाओं को आप छत्तीसगढ़ के विकास का भागीदार बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज शिक्षा जैसे विकास का मूल मंत्र है और आज 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में है, तो इन 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं आज छत्तीसगढ़ में वो विद्यमान हैं, चाहे IIT हो, IIM हो, NIT हो, IIIT हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, और हम लोग कई तरह की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से कर रहे हैं। एक तो प्रयास नाम का संस्था चला रहे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अलग से शिक्षा देते हैं, उनको कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। और एक कोचिंग के लिए हम लोग दिल्ली में भी यूथ हॉस्टल का निर्माण किए हैं, जिसका सीट अभी हम लोग सरकार आने के बाद 200 कर दिए हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे वहाँ भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। उसी तरह से जगह जगह हम लोग नालंदा परिसर खोल रहे हैं, जिसमें 24 घंटे स्टडी मटेरियल हमारे बेटा बेटियों को उपलब्ध करा रहे हैं और स्किलिंग पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। और जो जितने भी प्रदेश के ITI हैं उनको अभी अपग्रेड करने के लिए करीब 450 करोड़ का प्रावधान अभी हम लोग बजट में किए हैं। तो जैसे हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ITI में वो भी प्रशिक्षण करके कोई ना कोई रोजगार वो लोग ले सकते हैं। और अभी जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं वो सबको हम लोग बोल रहे हैं कि आपको शुरू से ही स्किलिंग कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका उद्योग कमीशन होगा उसके बाद आप इसमें स्किलिंग शुरू करो, ऐसा नहीं। दोनों काम आपको साथ में करना पड़ेगा और हमारे बच्चों को स्किलिंग करा के मतलब अपने उसमें ही रोजगार देना पड़ेगा। हाँ, ताकि यहाँ से पलायन ना हो। तो इस पर भी सरकार का जोर है और एक अच्छा वातावरण है। शिक्षा लोन की भी व्यवस्था है बिना इंटरेस्ट के। तो इस सब का आप सब लोग लाभ लीजिए और आगे बढ़िए और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करिए। यही प्रदेश के युवाओं से मतलब हमारा आह्वान भी है और सजेशन भी है। एक और सवाल जी। आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूर्वा लहरे है और मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। आपने वार्तालाप के दौरान बताया कि पत्रकारों पर पहले के मुकाबले हमला कम हुआ है, तो मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी ये है कि सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने के लिए क्या किया? देखिए, अभी हम लोग के आने के बाद इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, उनके ऊपर कोई गलत तरीके से अटैक नहीं हुआ है। और अभी एक पत्रकार के ऊपर में जो हुआ था बीजापुर, तो वहां पर त्वरित कार्रवाई सरकार ने की। दोषीदारों को तत्काल उसकी गिरफ्तारी भी हुई। और यहाँ का जो हमारा पत्रकारों का भवन है रायपुर के अंदर, उसका रिनोवेशन के लिए हम लोग अभी 1 करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं। और एक एक्सपोजर विजिट का भी हम लोग पत्रकारों के लिए बजट में प्रावधान किया है, उनको बाहर भी भेजने का प्लान कर रहे हैं। और भी कई तरह की सुविधा है, उनका सम्मान निधि है, इस सब पर भी सरकार विचार कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। एक और सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनालिका है और मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ पत्रकारिता की। मेरा सवाल ये है कि नया रायपुर में जो आपका निवास है वहाँ आपका गृह प्रवेश हो गया है, लेकिन वहाँ अभी तक आपका जन दर्शन नहीं हुआ है, तो आपके जन दर्शन के सौभाग्य कब मिलेंगे? देखिए, गृह प्रवेश भी हो गया है और हम वहाँ बीच बीच में रहते भी हैं, लेकिन चूंकि जो पुराना CM हाउस है
वो शहर से लगा भी हुआ है और अभी तक जनदर्शन वहीं करते रहे हैं। कहे कि अभी नया रायपुर में एक तो अभी ट्रेन की शुरुआत किए हैं, 30 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी मेमू ट्रेन की शुरुआत किए हैं और अभी कल ही हम लोग ई रिक्शा